तो व्हाट इज द D10 चार्ट? D10 चार्ट एक्चुअल में माइक्रो लेंस है और कर्म भाव को बहुत गहराई से समझने के लिए और ये फिगर आउट करने के लिए कि किस प्लैनेट को मुझे अपने प्रोफेशन में अपने साथ रखना है और किस प्लैनेट की एनर्जी से मुझे अपने आप को सेव आउट करना है, बचाना है, इसको समझना आपके लिए ईजी हो जाता है जब आप अपने D10 चार्ट के अंदर प्लैनेट राहु की पोजीशन को एक बार देख लेते हैं। अगर इनके राहु की पोजीशन को आप देखोगे तो राहु जो है वो शनि के साथ बैठा हुआ है, 11th हाउस के अंदर बैठा हुआ है और वो भी अपनी मूल त्रिकोण राशि में। शनि अपनी मूल त्रिकोण राशि के अंदर है, तो इसका अर्थ है प्लैनेट सैटर्न इज गिविंग अ पर्टिकुलर स्ट्रॉन्ग राजयोग टू प्लैनेट राहु। राहु को बहुत स्ट्रॉन्ग राजयोग जो है वो शनि के माध्यम से प्राप्त हो गया। तो हम कह सकते हैं कि ये चार्ट जिस भी लेटर पे जाएगा ये अपनी डिज़ायर्स को कंप्लीट करके ही मानेगा और सोशल मीडिया, सोशल नेटवर्क जो रहते हैं, कनेक्टिविटीज़ एंड ऑल, उनके माध्यम से काफ़ी ग्रोथ इनको मिल सकती है। अब आप दूसरा चार्ट देखेंगे, चाहे वो अमिताभ बच्चन जी का चार्ट हो, तो दूसरे चार्ट के अंदर क्या स्पेशल है भाई? स्पेशल यह है कि राहु का डिस्पोजिटर कहाँ है। राहु स्वयं केंद्र के अंदर बैठे हुए हैं। राहु सेइंग आई एम सिटिंग इन द केंद्र। अब राहु स्कॉर्पियो के अंदर नीचे होते हैं, लेकिन स्कॉर्पियो का डिस्पोजिटर मंगल एंड प्लैनेट केतु केंद्र में रहेगा ही राहु के साथ। ये अच्छा हो गया। और दूसरा प्लैनेट मंगल इज इन द 9th हाउस, इज इन द 11th हाउस, 9 नंबर की राशि के अंदर। तो दोनों तरफ से एक स्ट्रॉन्ग राजयोग आपको प्लैनेट राहु के अंदर देखने को मिला है। अभी हम राजयोगास के ऊपर जब बात करेंगे तो हम समझेंगे कि राहु और गुरु का त्रिकोण में होना भी बहुत अच्छा राजयोग होता है। राहु शनि का त्रिकोण में होना बहुत अच्छा राजयोग होता है। इस चार्ट के अंदर राहु, जुपिटर, शनि तीनों ने एक त्रिकोण बना रखा है वाटर एलिमेंट के अंदर, और यही सेम तरह का त्रिकोण, वाटर एलिमेंट का त्रिकोण, आपको इंदिरा गांधी जी के चार्ट के अंदर भी देखने को मिलेगा। तो हम उन राजयोगास की बात करने जा रहे हैं जिनसे कि आपका चार्ट जो है वो स्ट्रेंथ को प्राप्त करता है। जब भी आप भविष्य की बात करोगे, आप सफलता की बात करोगे, आप ग्रेट ग्रोथ की बात करोगे, आप सफलता के साथ साथ बात करेंगे कि भाई मैं उस लैडर में ऊंचाइयों पे चढ़ता चला जाऊं, मैं एक जगह स्टक ना हो जाऊं, तब आपको राहु की पोजीशन को देख। जब हम D10 चार्ट के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पर जो हाउसेज होते हैं वो थोड़ा डिफरेंट रोल प्ले आउट करते हैं। जैसे कि थर्ड हाउस ऑफ द D10 चार्ट क्या बताता है? थर्ड हाउस ऑफ द D10 चार्ट जॉब चेंज, ट्रांसफर्स एंड ऑल, इनके बारे में बताता है। 10th हाउस ऑफ द D10 चार्ट आपके ऑफिस के पूरे सिनेरियो के बारे में बताता है। राइजिंग ऑफ द D10 चार्ट क्या बताता है? आपका आउटलुक टुवर्ड योर जॉब, कि उसके टुवर्ड आपका आउटलुक कैसा है, आप उसको कैसे देखते हो। और 7th हाउस ऑफ द D10 चार्ट आपको बताता है आपके बिजनेस के बारे में। 6th हाउस ऑफ द D10 चार्ट आपको क्या बताता है? ये आपको बताता है कि आपको सर्विस की तरफ इंक्लाइंड होना है या सर्विस की तरफ चलना है। तो इस तरह से यहाँ पर जो हाउसेज होते हैं उनका मीनिंग थोड़ा सा अलग होता है। अच्छी बात यह है कि यहाँ पर भी जो मरण कारक स्थान होते हैं, प्लैनेटरी ओनरशिप्स होती है, हाउसेज के कारक होते हैं, वो उसी तरह से वर्कआउट करते हैं। तो अगर मैं कहूँ राहु इन द फर्स्ट हाउस, पहले भाव में प्लैनेट राहु बैठे हुए हैं, तो नेचुरली केतु जो है वो 7th हाउस की तरफ चले जाएंगे। और 7th हाउस, मैंने अभी कहा था कि 7th हाउस बिजनेस को रिफ्लेक्ट करता है। तो जब केतु 7th हाउस की तरफ होंगे, राहु फर्स्ट हाउस की तरफ होंगे, तो हो सकता है पर्सन अपनी फैमिली के ही किसी बिजनेस के अंदर अपने आप को एंट्री करता हुआ पाए। उसका वर्क लाइफ, उसका कार्य क्षेत्र जो है वो थोड़ा अनकन्वेंशनल बना रहेगा, बिकॉज राहु की अप्रोच ही अनकन्वेंशनल है। जो राइट अप्रोच होती है, जैसे 9 to 5 के जो काम होते हैं उनको राहु करना बहुत ज़्यादा पसंद नहीं करते। राहु की अप्रोच कैसी है? अनकन्वेंशनल। एक बार तो एक सेशन के अंदर द पर्सन की इनकम जो है वो राहु से आ रही थी। उसका कंसर्न ये था कि मेरी जो लाइफ स्टाइल है बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब्ड है। जब दुनिया सो जाती है मैं उस समय जागता हूँ, उस समय मैं काम करता हूँ, मैं इसको कैसे चेंज करूँ और करूँ या ना करूँ। वेल, उस पर्सन के लिए क्या था, क्योंकि उसकी इनकम राहु से आ रही है, अनकन्वेंशनल इनकम का प्लैनेट है, तो वो डेफिनेटली इसी तरह से उसको इनकम ज़्यादा प्रदान करेगा, धन ज़्यादा प्रदान करेगा। तो आपको अगर राहु आपका फर्स्ट हाउस में मिला है और आपको आपके आसपास के लोग कहते हैं कि भाई तुम बहुत अनकन्वेंशनल हो, आउट ऑफ द बॉक्स तुम्हारी थिंकिंग है, तुम्हारी थिंकिंग के साथ हम कनेक्ट नहीं कर पाते हैं, तुम्हारी थिंकिंग ऐसी है कि सोसाइटी को चेंज करके रख दोगे विद द हेल्प ऑफ IT, विद द हेल्प ऑफ AI, विद द हेल्प ऑफ जो भी नए मॉडर्न साइंसेज आ रहे हैं उनके माध्यम से। या कई बार तो पर्सन होता है कि बैकवर्ड जो साइंसेज हैं पिछले समय के, जैसे एस्ट्रोलॉजी हो गया, तो एस्ट्रोलॉजी में कुछ इनोवेशन करके दिखा देंगे। मतलब वो इनोवेशन की एनर्जी, वो आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग इन लोगों की हमेशा चलती रहती है। और यही आपके लिए ऊंचाइयों का या सफलता का पॉइंट है। सफलता यहीं से कहीं ना कहीं मिलती हुई आपको दिखाई देगी। लेकिन जब भी आप बिजनेस में जाने की बात करोगे आपको केतु का सामना करना पड़ेगा, एंड देयर यू नॉट गोना फील दैट गुड एनर्जी ऑफ प्लैनेट केतु। तो हो सकता है फैमिली के ही किसी बिजनेस में चले जाओ। कई बार तो लोग एग्रीकल्चर में चले जाते हैं। आपने काफ़ी बार पोस्ट देखे होंगे कि वो पर्सन है, उसने जॉब छोड़ दी, आज वो एग्रीकल्चर कर रहा है या फिर वो ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहा है, कुछ नई चीज़ उगाने की कोशिश कर रहा है, उसको काफ़ी लाभ मिला है। उसका राहु फर्स्ट हाउस में होगा कन्फर्म रूप से, केतु 7th में होगा। फार्मिंग की तरफ पर्सन चला जाता है, उसका इंटरेस्ट आ जाता है यार इस काम के अंदर कुछ इनोवेशन करके दिखानी है मुझे। तो यहाँ पर इस एनर्जी को आपको अपने साथ लेके चलना है। फर्स्ट हाउस बिलोंग्स टू प्लैनेट मंगल, मंगल से फर्स्ट हाउस बिलोंग करता है। राहु और मंगल की एनर्जी घर में रह के चैनलाइज करना बहुत मुश्किल होता है। आप आस पड़ोस में घर में उसको चैनलाइज करने में बहुत हेक्टिक एनवायरनमेंट पाओगे और आप महसूस करोगे कि जब भी मैं घर के आसपास रहता हूँ, मैं अपने कंफर्ट जोन के आसपास रहता हूँ, शायद मैं उतना अच्छा वर्कआउट नहीं कर पाता हूँ। तो अगर आप अपने हॉस्टल्स में रहते हो, बाहर जाते हो, तब आपके लिए सफलता के द्वार ज़्यादा ईजिली खुल पाएंगे। और राहु इन द फर्स्ट हाउस, रिमेंबर वन पॉइंट गाइस,
पहले भाव में सूर्य उच्च के होते हैं और शनि डायरेक्शन लेस होते हैं। तो राहु जब भी फर्स्ट हाउस में होंगे वो बहुत ईजी सफलता को नहीं बनाते हैं, क्योंकि पूरा प्रोसेस ही अनकन्वेंशनल हो गया। बिजनेस में जाओगे तो केतु के माध्यम से जाओगे, दैट इज फैमिली साइड और द फार्मिंग एंड ऑल, इनकी तरफ इंटरेस्ट आ जाता है। और यहाँ पर जॉब में पर्सन जो है वो डायरेक्शन लेस फील करता है। तो जो नए कॉन्सेप्ट बने हैं जैसे फ्रीलांसिंग के कॉन्सेप्ट हो गए, गिग वर्क के कॉन्सेप्ट हो गए, ट्रेडिंग हो गया जिसमें पर्सन रात को जगता है, फॉरेक्स मार्केट में इन्वेस्ट करता है, उन कॉन्सेप्ट्स की तरफ आसानी से स्टार्ट को लेके जाया जा सकता है और इनके अंदर सफलता भी पर्सन को देखने को मिल सकती है। मैं मानता हूं किस प्लैनेट का आपको ध्यान रखना चाहिए, मंगल का, सूर्य का, शनि का। शनि की दशा अंतर्दशा कुछ कंफ्यूजन इन द ऑफिस या पॉलिटिक्स कुछ ऐसा लेके आ सकती है, और सूर्य एंड प्लैनेट मंगल अगर ये आपके फेवरेबल हैं तो आप डेफिनेटली ग्रो कर सकते हो अपने जीवन के अंदर। रिमेंबर द डिस्पोजिटर, मंगल को यहाँ देख के चलना ही होगा। ज़ोडिएक साइन चेंजेस थिंग्स अ लॉट, लेकिन यहाँ पर इतनी बातों को हम इस सेशन के अंदर लिमिट कर सकते हैं। इसके बाद तो मैं आपको नेक्स्ट सेशन के अंदर उन कंपनीज का नेम भी बता दूंगा जिनकी तरफ जाने से आपको कुछ बेनिफिट मिल सकता है। रिमेंबर दैट ऑल्सो इज द कैपेसिटी ऑफ वैदिक एस्ट्रोलॉजी कि आपको वो नेम लेटर्स बता दे जिसके ऊपर राहु का सीधा सीधा प्रभाव आपके चार्ट के अंदर रिफ्लेक्ट हो रहा है या दिखाई दे रहा है। इफ वी टॉक अबाउट राहु इन द सेकंड हाउस, तो सेकंड हाउस को हम कनेक्ट करते हैं सीधा सीधा इनकम से, कि हमारा मानना है कि सेकंड हाउस जो है वो इनकम का हाउस है। एक्चुअल में ये सस्टेन करने का, किसी भी चीज को आप सस्टेन कर पाओगे या नहीं कर पाओगे ये सेकंड हाउस से पता लगता है, चाहे वो किसी भी चार्ट का हो। D9 का सेकंड हाउस मैरिज को सस्टेन करना है, D10 का सेकंड हाउस ऑफिस को, जॉब को सस्टेन करना है, वहां पर राहु बैठ गए हैं। तो ये मान के रखिए कि चेंज आपकी पर्सनैलिटी का, आपके ऑफिस का एक पार्ट बन गया है कि भाई मैं कितना भी कुछ कर लूँ लेकिन चेंज तो होगा, ट्रांसफर्स होंगे, बदलाव आएगा, बदलाव होना यहाँ पर एक पार्ट ऑफ द ऑफिस या फिर आपके प्रोफेशन बनता हुआ आपको दिखाई देगा कि चेंजेस यहाँ पर बहुत हो रहे हैं मेरे साथ। राहु इन द सेकंड हाउस, कोई भी पर्सन आपसे ये नहीं कहेगा कि ये धन के लिए बेकार योग है, धन के लिए वन ऑफ द बेस्ट योग है। और इसके अंदर बात यह है कि ये जो सेकंड हाउस है ये 10th हाउस जो कि नेचुरल हाउस ऑफ द प्रोफेशन है उससे पंचम है, उससे 5th है। तो जितना आप अपनी स्किल्स के ऊपर इन्वेस्ट करोगे, टेक्निकल स्किल्स को प्राप्त करोगे, उतना ग्रो आप अपने प्रोफेशन के अंदर कर पाओगे। कई बार लोग पूछते हैं कि मेरे लिए डिप्लोमा अच्छा है या डिग्री अच्छी है, और मेरा मानना है कि राहु इन द सेकंड हाउस हो तो डिप्लोमा आपके लिए बहुत केसेस में फेवरेबल हो सकता है। भाई आपने 6 मंथ में कोई एक नया डिप्लोमा कर लिया, कोई नई चीज़ आपने सीख ली, आप उसको सीधा इनकम से चैनलाइज कर दोगे, क्योंकि आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग है आपकी जब भी पैसा बनाने की बात आती है। आपकी फैमिली को कोई अगर आइडिया देगा तो हो सकता है वो उसको एक्सेप्ट ना करें, बट कम्स टू यू गॉट दैट आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग, आउट ऑफ बॉक्स अप्रोच। मेरी तो अप्रोच ही अलग है, मैं अपने दम से बहुत कुछ कर लूंगा। और काफ़ी फेमस चार्ट्स के अंदर राहु इज सिटिंग इन द सेकंड हाउस, इवन राहु सेकंड हाउस के ही अंदर बैठा हुआ है बहुत फेमस चार्ट्स के अंदर, क्योंकि सेकंड हाउस इज द हाउस ऑफ सस्टेन करना। आप एक काम को सस्टेन नहीं करा, 2 को नहीं करा, 3 को नहीं करा, चौथे में आपने कोई अपना ही कोई ऑफिस एंड ऑल कोई कुछ स्टार्ट कर दिया, कुछ बना दिया, और यहाँ से आपको सफलता के योग जो है वो चैनलाइज हो गए। तो उसको ध्यान रखना चाहिए कि अगर मेरे ऑफिस में, मेरे जॉब में, मेरे काम में बार बार चेंजेस आते हैं या मेरे को नए नए स्किल्स सीखने की आदत है तो एक्चुअल में वो आपके लिए बहुत फेवरेबल है। आपकी सफलता के जो द्वार हैं उनको खोलने की कोशिश करेंगे चंद्रमा और शुक्र। तो फीमेल्स जो आपके जीवन में एंट्री लेती है, मेरा मानना है कि आपके जीवन में आती हुई फीमेल्स या आपके जीवन में आता हुआ शुक्र और चंद्रमा काफ़ी इंपॉर्टेंट योगदान आपके प्रोफेशन में देगा। पॉजिटिव और नेगेटिव डिपेंड्स ऑन द ज़ोडिएक साइन एंड अदर अलाइनमेंट, बट डेफिनेटली वन थिंग इज काफ़ी इंपॉर्टेंट योगदान फीमेल्स के माध्यम से आपके प्रोफेशन के अंदर इनपुट किए जाएंगे, दिए जाएंगे। तो कोई अगर कहे कि भाई मैं रिलेशन में आया हूँ, मेरे ऑफिस में इश्यूज आ गए या टेंशन्स आ गई, अंदर से सेकंड हाउस कुछ पॉसिबिलिटी वहाँ की हो सकती है। क्या और है जो आपको मदद कर सकता है अपने इनकम को चैनलाइज करने में? मेरा मानना है कि जितना आप शुक्र और चंद्रमा के साथ जुड़ोगे उतना आप इसके अंदर ग्रो कर पाओगे। इन दोनों के साथ कैसे जुड़ा जाता है? इन दोनों के साथ जुड़ने का अर्थ है कि आपको जो भी जैसे अगर कंट्रीज़ की बात करेंगे या इंडिया की ही बात करेंगे तो साउथ इंडिया रिप्रेजेंटेड बाय शुक्र, यूरोपियन कंट्रीज रिप्रेजेंटेड बाय शुक्र। जितना आप इनके आसपास रहोगे उतना आप ज़्यादा ग्रो अपने प्रोफेशन के अंदर कर पाओगे। जितना स्टक रहोगे, ना घूमना, ना फिरना, ना बाहर जाना, आइसोलेटेड रहना, राहु की वो जो ग्रोथ है वो यहाँ पर दब जाएगी या थोड़ी सी रुक जाएगी। राहु इन द थर्ड हाउस इज द हाउस ऑफ कम्युनिकेशन का हाउस है, PR का हाउस है। आप लोगों के साथ कनेक्ट होते हो तीसरे भाव के माध्यम से, आप जब बोलते हो तो वो तीसरे हाउस को ही तो आप चैनलाइज करते हो। तो सेकंड हाउस और थर्ड हाउस में क्या डिफरेंस है? सेकंड हाउस केवल और केवल स्पीच का है, आपने बोल दिया और आप बोल के निकल गए। थर्ड हाउस जो है वो कम्युनिकेशन का है। थर्ड हाउस में आप दूसरे पर्सन की सुनते भी हो। जो ये BPOs की नौकरी होती है ना, जिसमें कि पर्सन कॉल सेंटर में बैठ के जॉब करता है, कॉल सेंटर उसके CEO बन जाते हैं, उसके अंदर ही पर्सन काम करना शुरू कर देता है, थर्ड हाउस के साथ कनेक्टेड होते हैं वो। थर्ड हाउस में बैठा हुआ प्लैनेट राहु आपके कम्युनिकेशन को, आपकी स्ट्रेंथ बना देता है। क्यों? क्योंकि आप जब बोलोगे तो आप राहु की एनर्जीज को चैनलाइज करोगे। जब आप बोलते हो तो सामने वाला कुछ और बोलेगा, लेकिन आप वो घुमा देने वाली बात जो है वो एबिलिटी थर्ड हाउस के राहु में होती है।
अगर यहीं पर प्लैनेट बैठा हुआ किसी अच्छे प्लैनेट के साथ कनेक्ट कर ले, उसके लिए आपको राजयोगास के पार्ट को देखना है, इसी सेशन के अंदर है राजयोगास कैसे बनते हैं, उसको आपको देखना होगा। अगर अच्छे प्लैनेट्स के साथ कनेक्ट कर ले तो आपके चार्ट को बहुत ऊंचाइयों पे लेके जा सकता है, क्योंकि तीसरे भाव में पर्सन का बोलना, उसका बोलना ऐसा हो जाता है, उसकी बातों में मतलब लोग आने लग जाते हैं। दैट इज द पावर, दैट इज द कैपेसिटी ऑफ थर्ड हाउस। तीसरा भाव दशम भाव से सिक्स्थ है, तो मैं मानता हूं कि जब भी तीसरे भाव में राहु होंगे आपको ऐसे दुश्मन या ऐसे शत्रु तो देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे जो कि छुपे हुए हैं, जिन्होंने मतलब छुपे हुए हैं, मतलब वो दिखाई नहीं देते। इस टाइप के इश्यूज, इस टाइप के शत्रु इस चार्ट के अंदर हो सकते हैं। कई बार तो लोग कहते हैं कि भाई हमारा काम बंदवा दिया है किसी ने। अब ये सुन के आपको अजीब भी लग सकता है, बट इट हैपन्स कि हमारे काम को नजर लग गई है, काम बंदवा दिया है। जैसे ही हम हमारे प्रोजेक्ट के बारे में बताते हैं हमें दिक्कत आती है। राहु इज इन थर्ड हाउस। एंड द फोर्थ अदर पॉइंट इज कैसे आप अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हो। तीसरा भाव जो है चेंजेस को रिफ्लेक्ट करता है, ट्रांसफर्स को रिफ्लेक्ट करता है, बदलाव को रिफ्लेक्ट करता है। राहु तीसरे भाव में है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, ऑल ऑफ अ सडन कुछ होता है, आपके ऑफिस में कोई नया पर्सन एंटर हुआ, आपके ऑफिस से कोई नया पर्सन या पुराना पर्सन बाहर निकला और आपकी जॉब में भी कुछ चेंजेस आ गए, ट्रांसफर हो गए। तो बेस्ट उपाय इसके लिए ये है कि आप डेस्क चेंज करते रहो, आप अपनी चेयर को चेंज करते रहो, आप अपने डेस्क के सामान को इधर उधर करते रहो। बदलाव जो है पार्ट ऑफ योर लाइफ और पार्ट ऑफ योर प्रोफेशन इस चार्ट के अंदर बनना चाहिए। तीसरे भाव में जुपिटर का मरण कारक स्थान होता है, तो रिमेंबर गाइज, यहाँ पर देश में रह के सफलता प्राप्त करना इज लाइक अ बिग थिंग व्हेन राहु सिट्स इन द थर्ड हाउस। राहु थर्ड हाउस में हो तो मेरा तो मानना भी ये होता है कि अगर आपके प्रोफेशन में आप स्टक फील कर रहे हो तो एक आध बार थोड़ा बाहर की तरफ यात्रा करके आओ, आपके लिए हो सकता है चीज़ें जो हैं वो ईजी हो जाए। क्योंकि आप जैसे इस जुपिटर के डोमेन से निकलोगे, आप किसी और कंट्री में गए, साउथ इंडिया की तरफ आपने मूव करा, आप थोड़ा शुक्र के डोमेन की तरफ मूव करना शुरू करोगे, वो आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। मल्टीपल वर्क करने चाहिए, एक से अधिक काम करने चाहिए और कुछ चीज़ों को सस्पेंस में रखना चाहिए, थोड़ा हाइड करके रखना चाहिए जितना ज़्यादा ओपन अप हो रहे हो। और अगर आपका चंद्रमा भी प्रोन है तो आप ये मानिए कि आपके जीवन में सब कुछ ठीक है, लेकिन आप ओपन अप होकर ही समस्याओं को निमंत्रण दे रहे हो या उन्हें बुला रहे हो। कौन सा प्लैनेट ऊंचाइयों पे ले जा सकता है? बुध ऊंचाइयों पे ले जा सकता है, राहु स्वयं ऊंचाइयों पे ले जा सकता है। तो राहु की पर्टिकुलर दशांतर दशा आ गई, बुध का कोई प्रभाव दशांतर दशा में आ गया, कुछ ग्रोथ आपको जीवन के अंदर मिल सकती है। किस प्लैनेट का ध्यान रखना चाहिए? थर्ड हाउस। वाणी का ध्यान रखना चाहिए, कम्युनिकेशन स्टाइल का ध्यान रखना चाहिए और सबसे अधिक कोशिश करनी चाहिए कि इंट्रोवर्ट ना हो जाओ। अगर वो हो गए तो आपने अपने भाग्य को बहुत लोअर डाउन करने की कोशिश कर ली है, उससे हमें यहाँ पर बचना होगा। इन द नेक्स्ट सेशन we will even talk about the name letters जो आपके लिए फेवरेबल होंगे। This is the capacity of Vedic astrology. It can help you telling the name letters as well कि किन कंपनीज में, किन ऑफिस के अंदर किन लोगों के साथ कनेक्ट करना मेरे प्रोफेशन में फायदेमंद होगा। If we talk about the Rahu in the fourth house, now राहु का केंद्र में होना मैं हमेशा फेवरेबल मानता हूँ कि राहु सिटिंग इन फोर्थ हाउस, इट इज सो परफेक्ट। क्यों अच्छा है ये? क्योंकि फोर्थ हाउस क्या है? फोर्थ हाउस आपका सुख है, ठीक है। अब ऑफिस का भी सुख फोर्थ हाउस से ही आप देखोगे और दशम भाव से देखोगे तो फोर्थ हाउस जो है ऑफिस में आपके कलीग्स वो रिप्रेजेंट करता है कहीं ना कहीं कि यार इनकी तरफ से मुझे सपोर्ट आएगा या नहीं आएगा। पॉजिटिव साइड ये हो सकती है कि राहु मेरे फोर्थ हाउस में बैठे हुए हैं, ठीक है, मुझे सुख प्राप्त करने में काफ़ी मदद मिल सकती है अगर मैं लोगों की जगह कंप्यूटर्स पे, आईटी पे, टेक्नोलॉजी पे ज़्यादा बिलीव करूँ। इस बात को ध्यान रखिएगा। अगर आप लोगों पे बहुत बिलीव करते हो कि लाइक ठीक है यार मेरा ऑफिस की दिक्कत है, चल ये पर्सन मेरा काम कर देगा, ही विल नॉट डू। आपको इन्वेस्ट अपनी एनर्जीज कहाँ पे करनी चाहिए? गैजेट्स पे इन्वेस्ट करनी चाहिए, चीज़ों की तरफ इन्वेस्ट करनी चाहिए, टेक्नोलॉजी पे इन्वेस्ट करनी चाहिए। वो आपकी ज़्यादा मदद आपके ऑफिस के अंदर करने वाले हैं। लोग तो आपके खिलाफ प्लांटिंग भी कर सकते हैं, बिकॉज राहु इन फोर्थ हाउस, चौथा हाउस जो है चंद्रमा का मूल हाउस है। राहु और चंद्रमा का कनेक्ट मतलब माइंड में एक फियर, इल्यूजन का लगा रहता है कि कोई मेरे खिलाफ कोई प्लांटिंग तो नहीं कर रहा, मेरे अगेंस्ट में कोई काम तो नहीं कर रहा। ये एक फियर है जो राहु इन द फोर्थ हाउस आप मान सकते हैं कि लेके आता है या फिर वो बनाने की कोशिश करता है। कहाँ पर पर्सन को अधिक सफलता मिल सकती है? अगर वो वर्क फ्रॉम होम कर ले और घर के भी एनवायरनमेंट को ऐसा बना ले जिसमें वो टेक्नोलॉजीज़ का ज़्यादा सहायता लेता है, गैजेट्स का सहायता लेता है, ज़्यादा नेट को सर्फ करता है, वो समझता है कि यार दुनिया में क्या चल रहा है, तो उसको ज़्यादा सहायता मिल सकती है। जितना आप गुरु पे यहाँ पे विचार करोगे, ट्रस्ट करोगे, उतने ट्रबल्स या फिर जितने लोगों पे विश्वास करेंगे उतनी ट्रबल्स हमें देखने को मिल सकती हैं। इवन तो कई बार राहु इन द फोर्थ हाउस एंड पर्सन सेज मेरे घर में जो है वो बस एक ही दिक्कत है कि मेरे ग्रैंडफादर जो है वो प्रॉपर्टी का बंटवारा नहीं कर रहे, तो हमें नहीं पता कि हम काम कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे अपने घर के अंदर। राहु इन द फोर्थ हाउस, दिस इज द इशू। D1 चार्ट में राहु फोर्थ हाउस में होता है तो फादर को प्रॉपर्टी में हिस्सा नहीं मिल पाता। समझ रहे हैं आप बात को? तो फादर से लेगेसी में हमें नहीं मिल पाया कुछ, ये भी फोर्थ हाउस कई बार बैठा हुआ यहाँ पर राहु इंडिकेट कर देता है या रिफ्लेक्ट कर देता है। अब बात आती है कि हम उस कॉर्पोरेट लैडर को या फिर जॉब के लैडर को चढ़े कैसे, सफलता हमें मिलेगी कैसे? सफलता हमें तब मिलेगी जब हम राहु के ऊपर ज़्यादा ट्रस्ट यहाँ पर करना शुरू करेंगे, क्योंकि अब आपका सुख दुख जो है वो राहु के साथ जुड़ा हुआ है। आप उसको अच्छा रखोगे तो आपकी सुख देगा, उसको दबा के रखोगे वो आपको दुख देगा। तो उसको अपर की तरफ आपको यहाँ पर रख के
चलना होगा, तब जाकर ज़्यादा सुख मिल सकता है। फोर्थ हाउस किस तरह के वर्क को रिफ्लेक्ट करता है, दिखाता है। फोर्थ हाउस रियल एस्टेट को दिखाता है। फोर्थ हाउस नॉलेज बेस्ड किसी काम को दिखाता है कि आपने बैठ के कंसल्टेशन एंड ऑल शुरू कर दिया, ये भी फोर्थ हाउस से आता है। फोर्थ हाउस से इसी के साथ साथ कोई पर्सन जो है होटल इंडस्ट्री, आर्किटेक्चर एंड ऑल, आर्किटेक्ट बन गया या फिर पॉलिटिक्स में एंटर कर गया, ये सब भी फोर्थ हाउस से रिफ्लेक्ट होने वाले काम है। इन सब कामों के अंदर पर्सन को काफ़ी ग्रोथ देखने को मिल सकती है। मेरा मानना यह है कि आपकी ग्रोथ डिपेंड करती है ऑन द पॉइंट ऑफ कि आप ट्रस्ट किस पे करते हो। यू ट्रस्ट ऑन द गैजेट्स मोर सक्सेसफुल, यू ट्रस्ट ऑन पीपल्स और द कलीग्स एंड ऑल, तो आप वहाँ पर डाउनफॉल या फिर डिक्लाइन अपना महसूस करते हुए हो सकता है चल रहे हों। अगर हम राहु इन द फिफ्थ हाउस के बारे में बात करें कि फिफ्थ हाउस के अंदर बैठे हुए राहु में किसका कनेक्शन सबसे अधिक होगा, तो देखिए फिफ्थ हाउस का मूल कारक कौन है। फिफ्थ हाउस को आप किस एनर्जी के साथ जोड़ोगे, सबसे पहले मैं फिफ्थ हाउस को सबसे पहले जोड़ूंगा सूर्य की एनर्जी के साथ। अगर फिफ्थ हाउस में कोई और प्लैनेट हो जाए या कोई एफ्लिक्शन लग जाए, तो कई बार कहते हैं कि पितृदोष की वजह से पर्सन को सफलता नहीं मिल रही है। राहु का त्रिकोण में होना बहुत अच्छा है। त्रिकोण जो है वो लक्ष्मी स्थान होते हैं। यहाँ पर बैठा हुआ राहु विदाउट एफर्ट आपको सफलता दे देता है कि यार ठीक है, कम एफर्ट दे रहा है पर्सन, फिर भी इसको सफलता जो है प्रदान कर दो। नो मैटर कि चार्ट ऑफ द राजीव गांधी, राहु सिटिंग इन फिफ्थ हाउस ऑफ द D10 चार्ट, उनको एक्चुअल में पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं। उनका मदर की तरफ से अपने आप थाली में परोस के जो है वो पॉलिटिक्स या थाली में परोस के जो है वो क्राउन उनको मिल जाता है। तो ये पावर है लक्ष्मी स्थाना की। अब कोई पर्सन मान लीजिए अपने मदर से ही डिस्प्यूट में आ जाए, मदर से ही विरोध करना शुरू कर दे, या मदर से वो कहे कि सबसे पहले इस पर्सन से डिस्कनेक्ट करना है, तो एक्चुअल में वो अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार रहा है। दिस इज द थिंग। राहु आपको फिफ्थ हाउस में बैठ के बता रहा है, यही तो होता है जब आप एस्ट्रोलॉजी में चले जाते हो या इन चीज़ों में आ जाते हो। आपको पता है यार किस एनर्जी के साथ मुझे जो है गलत व्यवहार नहीं करना है, अगर मेरे को लाइफ को सफल करना है या इजी प्रोसेस को बनाना है। तो इसमें मदर के साथ, ऑफिस में आपकी बॉस में कोई फीमेल अगर फिगर है, ऑफिस में कलीग्स में अगर फीमेल फिगर है, तो उनके साथ अच्छे से अच्छे संबंध रखने की कोशिश यहाँ पर पर्सन को करनी चाहिए। फिफ्थ हाउस के बारे में जो अध्ययन है उस बढ़ने का कारण या कब बढ़ने लगा, जब IQ, EQ, इमोशनल इंटेलिजेंस कितनी है, EI एंड ऑल, इनकी बातें होने लगी कि इस पर्सन के अंदर इमोशनल इंटेलिजेंस कितनी है। मतलब पढ़ाई लिखाई में ठीक है, अरे पर्सन जो है वो है, लेकिन इसके अंदर इमोशनल इंटेलिजेंस कितनी है, ये कितना क्विक डिसीजन ले सकता है। राहु फिफ्थ हाउस में बैठ के क्विक डिसीजन दिलाने वाले पर्सन को बना देते हैं। इमोशनल इंटेलिजेंस उसकी बहुत ऊपर लेके चले जाते हैं और वो आपसे कहते हैं कि आपको सफलता मदर साइड से आराम से मिल सकती है, आपको बस उनके साथ अच्छे संबंध बना के यहाँ पर रखने होंगे। ओवरऑल आप इस स्थिति को किस तरफ देखते हो? मैं मानता हूँ कि पर्सन जो एजुकेशन प्राप्त कर रहा है वहीं से उसे सफलता की जो ग्रोथ है वो शुरू हो जाती है। और कई बार राहु इन फिफ्थ हाउस हो तो पर्सन अगर किसी मान लीजिए एस्ट्रोलॉजी क्लासेस में भी आए राहु इन द फिफ्थ हाउस है, तो हो सकता है वो उसे कंप्लीट ना कर पाए, क्योंकि जहाँ पर राहु बैठता है वहाँ पर गुरु जो है अपनी ऊर्जाओं को बिल्कुल रोक देता है। फिफ्थ हाउस बेसिकली द हाउस ऑफ गुरु, हाउस ऑफ सूर्य है, और यहाँ पर राहु बैठा हुआ है, तो उस पर्सन को काफ़ी चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। कम्स टू द एजुकेशन, कम्स टू द यू से सर्विस एंड ऑल, ऑफिस में बॉसेस एंड ऑल के साथ डील करना। और यहाँ पर बेटर क्या है कि आप जो है वो फीमेल फेवरेट पर्सन अपने आप को बना लें। अगर वो बना लेते हैं तो आपके लिए पूरी जो राह है वो आसान हो जाती है सफलता की। अदरवाइज एक पर्सन है राहु इन द फिफ्थ हाउस है, फीमेल फिगर से लड़ाई मोल ले लेता है, मेल फिगर सपोर्ट कर नहीं रहे हैं, तो बस वो सुबह जाता है शाम तक आता है, वो पूरा उसमें लड़ाई में ही अपने एनर्जी को खपा देता है। मैं सुबह जाता हूँ, काम करता हूँ और मैं बस वहाँ पर फाइट कर रहा हूँ। तो इस फाइटिंग एनर्जी से हमें बाहर निकलने में मदद कौन करेंगे? प्लैनेट राहु करेंगे। उनका कहना है कि भाई आप जो है मदर फिगर, फीमेल फिगर की तरफ अपने आप को डिवोटेड रखिए, क्योंकि फिफ्थ हाउस के अंदर बैठा हुआ राहु पितृदोष तो रिफ्लेक्ट करेगा ही करेगा। अब आप कहेंगे D10 चार्ट में, हाँ D10 चार्ट में भी हो सकता है कि आपको बिजनेस करना है, आपको वो कुछ ग्रो करना है, आपको फादर से सपोर्ट चाहिए था बट फादर वाज नॉट देयर, ये भी हो सकता है ना। तो आपको कहाँ पे फोकस ज़्यादा करना पड़ेगा? फिफ्थ हाउस के एनर्जीज के ऊपर, मदर फिगर से अच्छे संबंध, आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग अपनी एजुकेशन में अपनानी पड़ेगी, डिप्लोमाज या फिर स्किल्स को अपने जीवन में ज़्यादा इंक्लूड कर लीजिए। और आपका जन्म जो है वो कुछ ऊंची प्राप्तियों को करने के लिए हुआ है, और इसमें सपोर्ट भी आपको देवी फिगर से या मदर फिगर से मिलता हुआ दिखाई देगा। राहु अगर सिक्स्थ हाउस के अंदर हो तो सिक्स्थ हाउस इज बेसिकली द हाउस ऑफ प्लैनेट बुध। बुध का मूल हाउस है सिक्स्थ हाउस। सिक्स्थ हाउस मूल हाउस है सर्विस का, और सिक्स्थ हाउस को आप पूरे जोडियक बेल्ट का जो सुपर कंप्यूटर है वो सिक्स्थ हाउस को कहेंगे। एक बार तो पर्सन ने कहा कि भाई इतने करोड़ लोग हैं, मतलब 7 बिलियन 8 बिलियन के आसपास लोग हैं, क्या अकेले प्लैनेट सैटर्न ही सभी लोगों के कर्मों को डील कर रहे हैं? तो कितना बड़ा सुपर कंप्यूटिंग प्रोसेस होगा उनका, कार्मिक प्रोसेस कितना माइन्यूट प्रोसेस है। मतलब इस पर्सन ने कुछ गलत करा, सही करा, कैसे करा, क्या इंटेंशन थी एंड ऑल, अब इतना सब कुछ दिमाग में डालोगे तो बहुत हैवी हो जाएगा। बट द थिंग इज कि सिक्स्थ हाउस मुझे लगता है कि सुपर कंप्यूटर है। मतलब सिक्स्थ हाउस के अंदर इतना फास्ट कंप्यूटिंग प्रोसेस है जितना और किसी हाउस के अंदर नहीं हो सकता। सिक्स्थ हाउस से तो पूरा लेखा जोखा है, प्रारब्ध का, अटकाव का, भटकाव का, रोकने का, ऋण, रिपु, शत्रु सब सिक्स्थ हाउस से आते हैं, और वहीं पे राहु जाके बैठ गए।
तो अब आप इसको क्या कर सकते हैं, इसको ये कर सकते हैं कि इस पर्सन का जो एनालिसिस करने का तरीका है, जो होता है ना कई बार पेपर्स में आता है, टिप्पणी कीजिए, इसके सही और बुरे को बताइए, वो 6th हाउस में बैठा हुआ प्लानट करता है। कई लोग तो हैं वो क्रिटिक बन के ही उन्होंने अपने जीवन को बहुत ईजी कर लिया। आपको काफ़ी ऐसे चैनल्स देखने को मिल जाएंगे, लोग देखने को मिल जाएंगे, वे आर मूवी फिल्म क्रिटिक्स हैं या फिर वो फाइनेंशियल क्रिटिक्स हैं, वो इस चीज़ में क्या गलती है, उसमें क्या गलती है, सही है, ये बताने की कोशिश करते हैं। दैट इज़ व्हाट 6th हाउस इज। और यही प्रोसेस, यही बेसिक अप्रोच आपके अपने ऑफिस में होनी चाहिए, अपने काम में होनी चाहिए कि अगर कहीं कुछ गलत है तो मैं उसको सबसे पहले फिगर आउट कर दूँ, सबसे पहले बताऊँ कि यार ये पॉइंटिंग करूँ कि यार ये चीज़ सही नहीं है, ये चीज़ सही है, ये अच्छा है, ये बुरा है। इसको फिगर आउट करने की पावर 6th हाउस के अंदर सबसे अधिक है। राहु वहीं वो बैठे हुए हैं। और अच्छा क्या हो सकता है, मैंने बहुत चार्ट्स में देखा है, अगर 6th हाउस में प्लैनेट राहु हो तो आपको पॉलिटिक्स में बहुत ऊंचाइयों पर पहुंचा सकता है। अब आप कहेंगे पॉलिटिक्स सर मैं तो कोई एमएलए एमपी का चुनाव नहीं लड़ रहा हूँ तो मेरे लिए कैसे फायदेमंद है। भाई आप ऑफिस में हो तो ऑफिस में पॉलिटिक्स नहीं होती क्या, कॉर्पोरेट पॉलिटिक्स नहीं होती क्या, गवर्नमेंट जॉब्स एंड ऑल में पॉलिटिक्स नहीं होती, जग जुगाड़ नहीं चलते। राहु इन द 6th हाउस, जग जुगाड़ से ज़्यादा सफलता मिल सकती है, कनेक्शंस बनाने से सफलता मिल सकती है। तो पर्सन को यहाँ इंट्रोवर्ट होने की तो गलती भी नहीं करनी चाहिए। अब वो एक ऐसा इंसान है जो कि कहता है मैं इंट्रोवर्ट हूँ, मैं दिन भर घर रहता हूँ, मैं बाहर जाता ही नहीं हूँ, तो दैट इज द इशू। राहु इज इन 6th हाउस, शुड गो आउट, मेक योर ओन कनेक्शन से आपको सफलता ज़्यादा तेजी से मिलेगी, पॉलिटिक्स से सफलता आपको ज़्यादा तेजी से मिलेगी, वो आपकी बेसिक स्किल होनी चाहिए। इसी के साथ साथ बुद्ध मीन्स माइंड, बहुत शार्प आपको राहु इन द 6th हाउस देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर माइंड रिलेटेड वर्क, इंटेलेक्चुअल जो प्रोफेशंस होते हैं, डेस्क बेस्ड जो जॉब होती है, उनमें ही पर्सन को रहना चाहिए। कई बार राहु इन द 6th हाउस पर्सन सेज कि मैं आर्मी में चला जाऊँ क्या। द इशू इज आर्मी कम्स फ्रॉम प्लैनेट मंगल एंड द बैंकिंग एग्जाम्स, रेलवे एग्जाम्स, or you say the intellectual exams or the desk job, clerk job, UPS and all, they all comes from the 6th house. राहु in the 6th house, it means कि आपको उन्हीं की तरफ ज़्यादा फोकस डाल के रखना चाहिए। वहाँ पर हो सकता है सफलता इजीली मिल जाए या फिर इजीली एक्सेसिबल हो जाए। इसी के साथ शुक्र जो है यहाँ पर वर्कआउट नहीं करता है, तो ध्यान रखिएगा कोई भी नया रिलेशनशिप आपके चलते हुए प्रोफेशन को इधर से उधर करके रख सकता है। किन चीज़ों पर अधिक फोकस हमारा होना चाहिए, लॉर्ड बुद्ध के ऊपर। तो विष्णु सहस्त्र नाम कर लेना एक बहुत अच्छा उपाय है। राहु जब भी 6th हाउस में होता है आपको अच्छे कनेक्शंस और आपकी पर्सनालिटी में वो चेंज आ जाता है कि यार ठीक है मैं एक ऐसा पर्सन बन गया हूँ अब जो कि अच्छे खासे कनेक्शंस को बना सकता हूँ और सफलता को प्राप्त कर सकता हूँ। तो ये कुछ ऊर्जाएं हैं जो कि 6th हाउस के अंदर बैठ के प्लैनेट चैनलाइज करते हैं और वर्कआउट कराने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा कौन सी और सर्विसेज हो सकती हैं, सो इन अ ब्रीफ आप मान सकते हैं कि कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्लियर करा दे, कोई जॉब ड्रिवन सर्विसेज की तरफ आपको ले जाए, उनकी तरफ फोकस प्लैनेट का ज़्यादा यहाँ पर लगा हुआ होता है। हॉस्पिटल इंडस्ट्री, लॉयर्स एंड ऑल, 6th हाउस, जहाँ पर भी रोग ऋण शत्रु इनका आपको मुकाबला करना है, वहाँ पर 6th हाउस में बैठा हुआ राहु सबसे अच्छा है। अप्रोच क्या होनी चाहिए, एक्सट्रोवर्ट बनना है और हमें कहीं ना कहीं ऐसा पर्सन बनना है जो कि कनेक्शंस को बिल्ड करता है और उनकी इंपॉर्टेंस भी जानता है। इफ वी टॉक अबाउट राहु इन द 7th हाउस कि भाई मेरा राहु 7th हाउस में है, मुझे तो मेरे बारे में बताइए। देखिए 7th हाउस ऑफ द D10 चार्ट आपके कलीग्स को नहीं लेकिन आपके बिजनेस को रिफ्लेक्ट करता है, आपके बिजनेस को दिखाने की कोशिश करता है। जब भी 7th हाउस की बातचीत की जाती है D10 चार्ट में, वो बिजनेस का हाउस होता है कि इंसान कैसे बिजनेस कर पाएगा, कैसे डील्स कर पाएगा। और डील का मतलब केवल ये नहीं होता कि मैं आपको कोई प्रोडक्ट उठा के बेच दूँ। डील का मतलब होता है कि जब भी आप किसी पर्सन के साथ बातचीत करते हो तो आप कितना अपना फेवर कर पाते हो, कितना अपने लिए गेन कर पाते हो, आपको उससे आउटकम क्या पॉजिटिव मिलता है। मान लीजिए आपने 6-7 साल जो है वो किसी गवर्नमेंट जॉब में इन्वेस्ट कर दिए, आउटकम क्या मिला, कुछ नहीं मिला। किसने पैसा कमाया, कोचिंग इंस्टीट्यूट ने। आपने क्या कमाया, कुछ नहीं। तो कितना आप अपने लिए फेवर कर पाओगे वो 7th हाउस से पता लगता है। राहु की अप्रोच क्या है, अनप्रेडिक्टेबल प्लैनेट है, सीक्रेटिव प्लैनेट है, थोड़ा मिस्टीरियस है और थोड़ा सा अनकन्वेंशनल है। एक बच्चा है जिसको उठा के उसके फादर लेके जाते हैं कोचिंग में, पटकाते हैं, भाई तुझको यहाँ पढ़ना है, ठीक है। उसका राहु 7th हाउस में, वो नहीं गेन कर पाएगा, वो और लोगों की तरह काम नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि उसके लिए हर चीज़ अनकन्वेंशनल है, उसकी अप्रोच ही अनकन्वेंशनल है। तो वो स्वयं अगर जाए, स्वयं अगर देखे, स्वयं चीज़ों को समझे, तो उसके लिए ज़्यादा फेवरेबल वो हो सकता है। और बच्चे जैसे कर रहे हैं और स्टूडेंट्स और कलीग्स आपके जैसे कर रहे हैं, ऐसे आपको सफलता नहीं मिलेगी। आपको एक नई अप्रोच बनानी पड़ेगी जो आपके लिए वर्कआउट करे, और ये आउट ऑफ बॉक्स होना चाहिए पूरा का पूरा सिस्टम। तो आपके ऑफिस में मान लीजिए ऐसा प्रोसेस है कि आप क्लाइंट से पहले डील करते हो या आप उसको मीटअप पे जाते हो जब आपको समय मिलता है कि इस समय मिल रहा है, आपको नई अप्रोच बनानी होगी। आपको हो सकता है कि पहले क्लाइंट के नंबर लेने होंगे, उनके साथ उनकी सोशल मीडिया प्रोफाइल एंड ऑल वो चेक करनी पड़ेगी। तो आपकी अप्रोच ही अलग होनी चाहिए, आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग आपकी होनी चाहिए। 7th हाउस में बैठे हुए राहु से बिजनेस करना बहुत इजी हो जाता है, बहुत आसान हो जाता है। पर्सन के कहीं ना कहीं इंटरेस्ट होता है कि यार अगर मैं सफल होऊंगा तो मैं किसी बिजनेस से ही सफल होऊंगा, 1-on-1 कन्वर्सेशन करूंगा, 1-on-1 डिस्कशन करूंगा, तब जाके मैं ज़्यादा सफलता को प्राप्त कर पाऊंगा। ये 7th हाउस के अंदर बैठे हुए प्लैनेट राहु की अप्रोच होती है कि मुझे 1-on-1 काम करना है,
मुझे पर्सन से स्वयं जाके मिलना है, या फिर आप कह सकते हैं कि मुझे बिजनेस से अधिक सहायता मिलेगी, सफलता मिलेगी, तो मुझे उसके ऊपर अधिक फोकस करना है। अब यहाँ पर अगर पर्सन फादर के अनुसार चलना शुरू कर दे, या फिर वो गवर्नमेंट जॉब की सर्विसेज में ही ऑल द टाइम अपनी एनर्जी को इन्वेस्ट करे, तो उसके लिए प्रॉब्लमेटिक सिनेरियो बन सकता है। क्यों आप कहेंगे क्यों ऐसा होगा? 7th हाउस में सूर्य डायरेक्शन लेस होता है, तो कम्स टू फादर राहु को लेकर डायरेक्शन लेस है, कम्स टू सर्विस गवर्नमेंट सर्विस राहु को लेकर डायरेक्शन लेस है। तो हो सकता है आपको कोई छोटी जॉब में पटक दिया, बट आप उसमें ग्रो नहीं कर पा रहे। तो जब भी ग्रो करने की बात है, शनि से आपकी ग्रोथ होगी, शनि आपको डायरेक्शन देंगे, सर्विस में आपको ज़्यादा डायरेक्शन मिलेगी, कोई काम कोई बिजनेस आप अपने दम पे स्टार्ट कर सकते हो। राहु इन द 7th हाउस है, IT सेक्टर, टेक्नोलॉजी एंड ऑल, या कोई भी नया इनोवेटिव काम होता है तो उसको कर सकता है पर्सन। ट्रेडिंग एंड ऑल में आराम से जा सकता है, सफलता मिल सकती है उसको। तो इन हाउसेस से आपके जीवन में कुछ सफलता इम्प्लांट प्लानट राहु सिटिंग इन द 7th हाउस कर सकते हैं। ध्यान आपको शनि की दशा का रखना पड़ेगा, आपको ध्यान रखना पड़ेगा यहाँ शुक्र का। सूर्य की दशा अंतर्दशा आती है, एकदम से आप लॉस्ट फील करोगे। आप सूर्य की अंतर्दशा में पर्सन कहेगी मुझे ग्रो करना है और मेरा इतना पे स्केल अप हो जाना चाहिए, ये मेरी डिज़ायर है, तो मैं इसको कैसे टारगेट करूँ अपने बॉस को, अपने CEO को, अपने सीनियर्स को? तो मैं कहूँगा नहीं कर सकते आप, क्योंकि आप डायरेक्शन लेस हो, सूर्य यहाँ डायरेक्शन लेस हो। गॉट द पॉइंट? तो स्वयं के एफर्ट्स के ऊपर ज़्यादा फोकस करिए रादर दैन द अप्रोच कि मैं अपने सीनियर्स को जो है वो प्रसन्न कर दूँ, उनके अनुसार उनके अनुरूप बातचीत करके। अगर राहु इन द 8th हाउस है तो 8th हाउस इज द हाउस ऑफ अकल्ट, मिस्टीरियस हाउस है। 8th हाउस वो हाउस है जिसके अंदर एक्चुअल में डेथ रिजाइड करती है। मतलब यहाँ पे एक जीवन यहाँ पे होता नहीं है, यहाँ पर किसी चीज़ का समापन होता है। राहु यहाँ पर बैठे हुए हैं, ये लास्ट फेज ऑफ लाइफ, लास्ट फेज ऑफ वर्क सफलता दिलाते हैं कि जब हमने जॉब छोड़ने का मन बना लिया, हमारे कोई प्रमोशन हो गया। जब हमने किसी चीज़ को बंद करने का कोई मन बना लिया कि मेरा बिजनेस सही नहीं चल रहा, बंद करूंगा, कोई ग्रोथ आ गई, एकदम से कोई नया क्लाइंट मिल गया। तो जब भी कोई चीज़ का मन हमने बना लिया है कि ये चीज़ वर्कआउट नहीं कर रही, अब इस चीज़ से हमें बाहर निकलना है, तभी हमें उसमें कुछ ग्रोथ देखने को मिलेगी। एक पैटर्न है जो मैंने कई चार्ट्स में नोटिस करा है, व्हेन राहु सिट्स इन द 8th हाउस, कि पर्सन जो है इस तरह की बात करता है कि मैं जैसे ही किसी चीज़ को छोड़ने का मन बनाता हूँ, एकदम से कुछ ग्रोथ आती है, फिर मैं उसी में अटक जाता हूँ, फिर वही लूप जो है वापस से स्टार्ट हो जाता है। क्योंकि एक तो राहु जो खुद ही मिस्टीरियस है, एक अष्टम भाव जो भी मिस्टीरियस है, जब दो प्लैनेट, दो ऊर्जा, दो भाई एक जैसे मिलेंगे तो वो और प्रबल हो जाएंगे। तो आपके ऑफिस को, आपकी ग्रोथ को कहीं ना कहीं वो मिस्टीरियस आउटलुक देने की कोशिश करेंगे कि जब भी मैं कुछ ग्रो होने वाला होता है, मेरा पे स्केल अप जाना है, मुझे प्रमोशन मिलना है, कोई इवेंट मेरी फैमिली में हो गया, मेरे रिलेटिव्स में हो गया, कहीं आस पड़ोस में हो गया, ऑफिस में कोई इवेंट हो गया कि मुझे इसी दिन पे स्केल मिलना था, पे अप होनी थी मेरी, या फिर मुझे प्रमोशन होना था, और ऑल ऑफ अ सडन कोई नया पर्सन एंटर कर गया और उसको वो सफलता मिल गई। तो मिस्टीरियस पूरे के पूरे उस एनवायरनमेंट को करने की राहु यहाँ पर कोशिश करते हैं। अब आप पूछेंगे कि इसका उपाय क्या है, इसकी रेमेडी क्या है? वेल, रेमेडी बहुत ईजी है। अष्टम भाव के राहु का उपाय बहुत आसान है, बहुत ईजी है, और अष्टम भाव एक्चुअल में बिलोंग करता है डेथ को। तो ये ऐसे देवताओं को, ये ऐसी देवियों को बिलोंग करता है जो कि अंतिम डायमेंशन को, गहरे डायमेंशन को कंट्रोल करते हैं। तो मेरा मानना है आपके आसपास अगर कोई काल भैरव मंदिर है, वहाँ काली टेम्पल है, तो आपको वहाँ जाना चाहिए। वहाँ जो दान पेटियाँ लगी होती हैं उसका अपमान मत करिएगा, वहाँ पर कुछ सिक्कों का दान आप करिएगा। नंबर्स विषम होने चाहिए, 3, 5, 7, 11, इस तरह से आपको कुछ सिक्कों का दान वहाँ पर करना है। इससे आपको हो सकता है कि बेनिफिट मिल जाए और जो मिस्टीरियस चीज़ें चल रही हैं वो आपके अनुकूल प्रभावित होने लग जाए। अच्छी बात क्या होती है राहु इन द 8th हाउस की, कि यहाँ पर पर्सन जितना चाहे उतना ग्रो कर सकता है। मतलब गहराई को नाप सकता है अपने प्रोफेशन के अंदर कि मैं क्या नहीं कर सकता हूँ। अब इसका मतलब ये नहीं है कि वो जो भी काम करेगा वो सफल होगा उसके अंदर। जैसे मेरा एक फ्रेंड ही है, ही गॉट राहु इन द 8th हाउस। वो पर्सन जो है वो अच्छी खासी जॉब में है, बट फिर भी उसका मन होता है कि यार मैं जो है वो शैम्पू का काम कर लेता हूँ, मैं जो है वो कोई तेल बनाने का काम कर लेता हूँ, मैं जो है वो कोई क्रीम बना लेता हूँ, मैं कोई माइक बना लेता हूँ। इस तरह से नए नए कामों को, नए नए चीज़ों को, नए नए डायमेंशंस को एक्सप्लोर करने में 8th हाउस का राहु बहुत ज़्यादा फेवरेबल होता है। आउट ऑफ बॉक्स पर्सन की थिंकिंग होती है, बंद काम को शुरू करने की क्षमता 8th हाउस का राहु रखता है। कई बार पर्सन को लेगेसी रूप में क्या होता है कि फादर साइड से बंद काम मिल गया, ये ऑफिस है, ये काम है, ये धंधा है, ये बंद होने वाला है बिल्कुल, और बंद होने की कगार पे, और उस पर्सन को वो मिल गया और उसने उसी को सफल बना दिया, उसने उसी को ग्रो कर दिया। दैट इज व्हाट राहु इन द 8th हाउस डू। बंद होते हुए साइकिल को उठा के रख दे वो राहु है, खत्म होती हुई चीज को जो शुरू कर दे वो राहु है। यहाँ पर ये पावर इन लोगों के पास बहुत ज्यादा है। किस प्लैनेट का इनको ध्यान रखना चाहिए? मेरा मानना है राहु की स्वयं की दशा अंतर्दशा आपके प्रोफेशन में बड़े बदलाव लेके आ सकती है, बड़ा उथल पुथल उससे कर सकती है, और इनका फोकस अधिक से अधिक रिसर्च बेस्ड काम की तरफ होना चाहिए। अब ये ऐसा काम करना चाहते हैं जिसमें ये कोई सामान्य जॉब कर रहे हैं, कोई कन्वेंशनल काम है, कन्वेंशनल जॉब है, वहाँ ये राहु बहुत मदद करे। मेरा ये मानना नहीं है। मान लो पॉलिटिक्स में आपको डाल दिया, आप दिखता है 10% है पॉलिटिक्स में, लोग कहते हैं हम वोट नहीं देंगे, सरकार नहीं बनेगी। अब उन्हें यही नहीं पता कि उनकी वोट से पहले उनके वोट कहाँ जाएगा। गवर्नमेंट इज प्लानिंग दैट।
सो कुछ भी ऐसा जो कि मिस्टीरियस है और जो दिखाई नहीं देता है, उसका बैक एंड पे वो दिखाई नहीं दे रहा कि वर्कआउट कैसे कर रहा है, उस चीज़ में आप जा सकते हो। पॉलिटिक्स में पर्सन जा सकता है, शेयर स्टॉक में जा सकता है, ट्रेडिंग में पर्सन जा सकता है, बिजनेस की ऐसी डीलिंग्स जिसमें बाहर 10% पैसा लेना है, 90% ब्लैक मनी है, उसमें मतलब ऐसी अप्रोच यहाँ बनती ही है पर्सन की, नो मैटर वॉट यू ट्राई और वॉट यू डू। अगर वी टॉक अबाउट राहु इन द 9th हाउस इज द हाउस ऑफ भाग्य एंड द हाउस वेयर राहु गोज इन द मरण कारक स्थान। तो जो प्लैनेट भाग्य का हाउस है लेकिन राहु यहाँ मरण कारक में होता है, एमकेएस है राहु का, क्योंकि राहु इन द 9th हाउस। तो 9th हाउस जो है वो भाग्य का हाउस है। प्लैनेट राहु इन द 9th हाउस मरण कारक स्थान में होता है, एमकेएस सिचुएशन के अंदर होता है। इस वजह से पर्सन का प्रोफेशन के अंदर ग्रो करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। मुश्किल इस सेंस में हो जाता है कि वो पर्सन जिस भी पर्सन से एडवाइस देता है उसको एट अ पॉइंट लेटर नोटिस होता है, लेटर रियलाइज होता है कि यार ये एडवाइस शायद वर्कआउट नहीं करी या ये मेरे अगेंस्ट में चली गई। मैंने कई ऐसे केसेस देखे हैं, राहु सिटिंग इन 9th हाउस, पर्सन इज लाइक प्लानिंग, वो उसको किसी ने कह दिया कि ये काम कर लो, उसकी तरफ उसने पूरा इंटरेस्ट लगा दिया, एनर्जी लगा दी, बट कम्स टू द आउटकम वो यहाँ नहीं हो पाया। तो यहाँ पर कई बार पर्सन को लगता है यार फेक गुरु सिंड्रोम एक होता है कि भाई मेरे को जो एडवाइस दे रहा है क्या वो ठीक एडवाइस है, नहीं है। इस तरह के फियर यहाँ पर 9th हाउस के अंदर कई बार राहु जनरेट कर देता है, क्योंकि उनकी थिंकिंग, उनकी अप्रोच है आउट ऑफ बॉक्स अप्रोच। तो आपको अपनी एडवाइस गिविंग में आउट ऑफ बॉक्स अप्रोच को रखना चाहिए। और लोग जो है वो जाकर किसी से एडवाइस ले रहे हैं तो आपको ऑनलाइन कंसल्टेशन लेनी चाहिए, ऑनलाइन किसी पर्सन के साथ कनेक्ट करना चाहिए। जब आप आउट ऑफ बॉक्स अप्रोच को चैनलाइज कर देते हो कि भाई जैसा सामान्य इंसान काम कर रहा है मैं वैसा नहीं करूंगा, मैं एजुकेशन में सामान्य काउंसलिंग की तरफ नहीं जाऊंगा, हो सकता है मैं किसी और पर्सन से, किसी और माध्यम से काउंसलिंग करवाऊं या उससे पूछूं कि मैं किस डायरेक्शन के अंदर ज़्यादा सफल हो सकता हूं, तो वो ज़्यादा यहाँ पर आपको मदद करता हुआ प्रतीत होगा। दूसरी बात है 9th हाउस जो है वो टीचिंग से रिलेटेड हाउस है, ये ज्ञान देने से रिलेटेड हाउस है, ये ट्रैवल टूरिज्म से रिलेटेड हाउस है। इस हाउस के अंदर बैठे हुए राहु इंडिकेट भी यही करते हैं, रिफ्लेक्ट भी यही करते हैं कि भाई आपको अगर वो एडवाइस या ज्ञान प्राप्त नहीं हो रहा है तो आप एक काम करिए, कोशिश करिए किसी सब्जेक्ट के मास्टर बन जाइए, किसी सब्जेक्ट के ऊपर पूरा अपना कंट्रोल ले लीजिए और फिर आप स्वयं ही अपनी तरफ से एडवाइस गिविंग शुरू कर सकते हैं, टीचर बन सकते हैं, ज्ञान प्रदान कर सकते हैं, कंसल्टेशंस कर सकते हैं, एस्ट्रोलॉजी सीख सकते हैं, राहु इन द 9th हाउस। और ये सब चीज़ें ही मिल के आपको उस प्रोफेशन में स्टक फील होने से बचाएंगे, आपको उसके अंदर ग्रो करवाएंगे। भाई एक पर्सन है आपके ऑफिस के अंदर जिसको एस्ट्रोलॉजी नहीं आती है, आपको आती है, आपने अपने सीनियर्स को, ऑफिस के और अदर पर्सनस को अपनी एस्ट्रोलॉजी की स्किल्स के साथ इन्फ्लुएंस कर दिया, आपकी ग्रोथ वहीं से हो गई। तो आपके लिए ग्रो करने के लिए, आपके लिए उस भाग्य को चैनलाइज करने के लिए राहु पहले वहाँ बैठा हुआ है, वो कहता है मैं यहाँ पर बैठा हुआ हूँ। आपको आपके भाग्य को चैनलाइज करना है, वो स्वयं वहाँ पर बैठ जाएगा। दशम भाव से देखोगे तो राहु एक्चुअल में 12th बैठा हुआ है। तो मेरा मानना यहाँ पर यह है कि इसमें कई बार फादर भी जो है वो डायरेक्शन लेस फील करते हैं, कम्स टू द बच्चे की ग्रोथ, कि इसको ग्रोथ किस सेक्टर के अंदर मिलेगी। कई पेरेंट्स आप देखेंगे कि वो अपने बच्चे के चार्ट को लेके घूमते रहते हैं, तो फादर स्पेशली कि भाई इसको कैसे ग्रोथ मिलेगी एंड ऑल, बट वो ये नहीं समझ पाते कि उनके खुद के बच्चे के चार्ट के अंदर द वे राहु इज सिटिंग इन द D10 चार्ट, फादर कंफ्यूज ही रहेंगे उस बच्चे की ग्रोथ को लेके। तो फादर आपको एडवाइस दे रहे हैं ये कर लीजिए, वो कर लीजिए, या आपका सिस्टम ऐसा है कि मैं सुबह के समय काम नहीं करता हूँ, मैं शाम के समय करता हूँ, रात के समय पढ़ाई करता हूँ, फादर इज नॉट कनेक्टिंग विद योर शेड्यूल, विद योर सिस्टम ऑफ स्टडी, एजुकेशन एंड ऑल। तो ये मान के चलिए कि वो होगा, तो उसको आप चेंज नहीं कर सकते। कई बार तो आप उसी चीज़ को जो आपके लिए फेवरेबल है चेंज करने की कोशिश करते हो। राहु इन 9th हाउस, जो मेरे लिए फेवरेबल है मैं उसको बदलता हूँ, जो अनफेवरेबल है उसको मैं करता जाता हूँ। तो यही तो वो प्रॉब्लम है जिसको आपको फिक्स करना है। कोई पूछे सफलता कहाँ मिल सकती है, टीचिंग स्किल्स में मिल सकती है, एस्ट्रोलॉजी के अंदर मिल सकती है, गुरु के साथ अगर आप अच्छे कनेक्ट बना लो और कोई आपको आउट ऑफ बॉक्स गुरु मिल जाए जिसकी थिंकिंग भी थोड़ी लिबरल है, थोड़ी प्रोडक्टिव है, थोड़ी सी प्रोग्रेसिव है, वो आपके लिए ज़्यादा सफलता आपको प्रदान कर सकता है, सफलतादायी हो सकता है। अगर आपको ऑफिस में भी कोई ऐसा पर्सन मिलता है जो बहुत रिजिड है, ऑर्थोडॉक्स है, मतलब बहुत ही उसकी रिजिड क्वालिटीज़ हैं, तो उस पर्सन से थोड़ा यहाँ पर बच के रहना चाहिए। मेरा मानना है जब भी स्टक फील करो, थोड़ा ट्रैवल करो, थोड़ा घूमो, बाहर निकलो, और हो सके तो फॉरेन एजुकेशन दैट इज़ 10th से 12th है, तो विदेश के साथ आपके कनेक्ट अगर अच्छे हो जाते हैं तो वहाँ पर ये इम्पोर्ट एक्सपोर्ट तक में सफलता या फ़ायदा लोगों को दे देता है। राहु सिटिंग इन द 9th हाउस। अप्रोच क्या बनानी है कि जो भी मुझे डायरेक्शन दे रहा है या फिर मेरे को बता रहा है, गाइडेंस प्रोवाइड कर रहा है, उसको ही आपको चेक करना है। हर गाइडेंस पे, हर डायरेक्शन पे एकदम से ऑप्ट नहीं कर देना। होता है ना, गधा चाल होती है जिसमें पर्सन ना सोचा ना समझा, जो कहा उसने करना शुरू कर दिया, ये यहाँ पे वर्कआउट नहीं करेगा। इफ राहु सिटिंग इन 10th हाउस, राहु अगर किसी के 10th हाउस के अंदर बैठे हुए हैं तो 10th हाउस इज बेसिकली द पूरा प्रोफेशन का जो लेखा जोखा है। आप कह सकते हैं कि हम अगर माइक्रोस्कोप लगा के देखें किसी के प्रोफेशन को तो हम उसके सबसे पहले 10th हाउस को देखेंगे, यहाँ से हमको सब कुछ समझ आएगा कि इसके प्रोफेशन में क्या चल रहा है। राहु सिटिंग इन 10th हाउस जनरली इंडिकेट कि पर्सन का प्रोफेशन मोर स्टार्ट टू द मैक्स अनकन्वेंशनल रहने के पूरे चांसेस है। अब ये भाग्य की बात नहीं हो रही है, उसके प्रोफेशन की बात हो रही है, चाहे वो जॉब में जाए, चाहे वो गवर्नमेंट में जाए, चाहे वो सरकारी में जाए, प्राइवेट में जाए, बिजनेस में जाए, कहीं भी जाए।
अनकन्वेंशनल कुछ रह सकता है। एक अनकन्वेंशनल तत्व आपको हमेशा उसमें विद्यमान दिखाई देगा। कई बार लोग कहते हैं कि हमारा राहु 10th हाउस में बैठा हुआ है, हमारे एम्बिशंस बहुत ज़्यादा है। राहु इन 10th हाउस आपके एम्बिशंस को लाइक टचिंग द स्काई बना देता है। दिक्कत क्या होती है, एकदम से डाउनफॉल आता है, एकदम से करियर का डाउनफॉल आपको 10th हाउस में ही देखने को मिलेगा। और स्टार्टिंग ऑफ द चार्ट जब तक कोई कॉन्स्पिरेसी करेक्ट नहीं हो रही है, मतलब कई बार होता है कि यार बच्चा सही से पढ़ रहा है, एवरीथिंग इज गोइंग फाइन, गोइंग कूल, बट कोई कॉन्स्पिरेसी जैसे ही कनेक्ट होती है या मतलब थोड़ा सा शक आने लगता है, वो राहु की वो मिस्टीरियस एनर्जीज आपके काम की तरफ आने लगती हैं, तब आप अपनी ग्रोथ को ज़्यादा होता हुआ पाओगे या होता हुआ देखोगे। परफेक्ट एग्जाम्पल इज अ चार्ट ऑफ अमिताभ बच्चन। उनकी शुरुआत को आप देख लीजिए, इज लाइक अ चार्ट या एक ऐसा इंसान जिसको हर इंसान फील कर रहा है कि लॉस्ट है, ये मतलब गिरा पड़ा है, ये कुछ नहीं कर पाएगा, बट एट अ पॉइंट, और उसके बाद कितनी सफलता पर्सन को मिली है, राहु इज इन 10th हाउस। कॉन्स्पिरेसी, कोई आपके तरफ एक सीक्रेटिव लोगों का फील होने लग जाए यार एक इंसान कितना सीक्रेटिव है, कॉन्स्पिरेसी आपके तरफ कनेक्ट हो जाए। आप एजुकेशन इंस्टीट्यूट में हो, एजुकेशन ले रहे हो, आपका वहाँ कोई रिलेशन बन गया, अफवाह उड़ गई, तो आप अपने आप को ज़्यादा सफल होता हुआ पाओगे रादर देन द बिफोर वन, क्योंकि बिफोर में आपको कोई नोटिस नहीं करेगा। राहु की इच्छा क्या होती है कि मुझे नोटिस किया जाए, 10th हाउस में बैठा है, प्रोफेशन में आपको नोटिस करा जाए, ये उसकी इच्छा है। आउट ऑफ बॉक्स आपको काम करने पड़ेंगे, ऐसा ही काम जिससे कि एकदम से आपको नोटिस किया जाए। आपकी आदत ऐसी है, मैं इंट्रोवर्ट हूँ, छुप के बैठता हूँ, मेरे को कोई नोटिस ना करे, मेरी ये इच्छा है, तो आप अपने आप को स्टक ज़्यादा फील करने वाले हो। बस इतना सही तो वर्क करना है। किस प्लैनेट को पकड़ के रखना है, मंगल के समय आपकी ग्रोथ बहुत ऊपर जा सकती है, मंगल की दशा अंतरदशा में ग्रोथ बहुत मिल सकती है, गुरु की दशा अंतरदशा में ग्रोथ का कुछ डाउनफॉल हो सकता है। तो इन दो बातों का यहाँ पर ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। और जनरली राहु इन 10th हाउस केंद्र में अच्छे होते हैं प्लैनेट, केंद्र में एफर्ट करवाते हैं, तो वो एफर्ट तो देना पड़ेगा, बट ओवरऑल इसकी अप्रोच आपको एक हेल्पफुल अप्रोच के रूप में ही दिखाई देगी। इफ राहु सिटिंग इन 11th हाउस, 11th हाउस इज अ हाउस ऑफ लास्ट जीवन की इच्छा, वो 11th हाउस के अंदर है, और जॉब को सस्टेन करने में भी 11th हाउस मदद करता है। तो राहु दो काम कर रहे हैं, एक तो लास्ट जीवन से कोई इच्छा है जिसको आप लेके चल रहे हो, और दूसरा कोई जॉब है या फिर कोई काम है जिसको आप सस्टेन करने की पूरी कोशिश करोगे। तो जब भी आप कोई एस्ट्रोलॉजर से पूछोगे कि मेरी ये जॉब बदलेगी या नहीं बदलेगी, सबसे पहले अगर वो देखेगा तो वो आपके राहु को देखेगा, क्योंकि 11th हाउस इज द हाउस जिससे आप किसी चीज़ को सस्टेन करते हो। भाई बिजनेस है, आपने 10 साल करा, 11वें साल में करूंगा या नहीं करूंगा, 11th हाउस ऑफ द D10 चार्ट इसको देख लीजिए, सस्टेन कर पा रहे हो या नहीं, ये 11th हाउस से पता लगता है। आपने यहाँ पर इस प्लैनेट को देख लिया, आपने देखा राहु मेरे 11th हाउस के अंदर बैठे हुए हैं, तो कहाँ पर आपको सफल कर सकते हैं, सोशल मीडिया सेक्टर्स हो गए, डिजिटल मार्केटिंग एंड ऑल हो गया, नेटवर्क कम्युनिकेशंस एंड ऑल, इनके जितने भी काम होते हैं इनके अंदर ही आपको सफलता दे सकता है। जिसकी बेसिक डिमांड क्या है कि पहली बेसिक डिमांड है कि ये चीज़ आपकी डिज़ायर होनी चाहिए, मतलब ऐसे डिज़ायर जिसके लिए आप सब कुछ सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार हो, और दूसरा ये नेटवर्क के साथ कनेक्टेड होना चाहिए। तो बिग नेटवर्क, बिग कॉर्पोरेट हाउसेस, बिग आपको जो सोशल नेटवर्किंग साइट्स होती हैं उनके निर्माता या पॉलिटिशियंस होते हैं या फिर फिल्म मेकर्स या मूवी इंडस्ट्री में जो लोग होते हैं, उनके चार्ट्स में राहु प्रोमिनेंट रूप से आपको 11th हाउस में D10 चार्ट के अंदर दिखाई देगा। अब कोई पर्सन है, मान लो वो जॉब कर रहा है, सेशन को देख रहा है, वो सोच रहा है यार मैं कैसे नेटवर्किंग में जाऊँ, या कैसे मैं सोशल मीडिया में जाऊँ, या फिर मैं कैसे वो पॉलिटिक्स एंड ऑल में जाऊँ, मेरे लिए क्या फ़ायदा है इस सेशन का। आपके लिए ये फ़ायदा है कि आपको अपनी अप्रोच बदल देनी चाहिए। आपके ऑफिस में कोई ग्रुप बना हुआ है, आपको सबसे पहले उसकी मेंबरशिप ले लेनी चाहिए कि भाई कुछ भी हो, जॉब से पहले मेरे को इस ग्रुप की मेंबरशिप दो। आपको अपने आसपास कोई जिम हो गई, कोई स्पोर्ट क्लब हो गया, कोई फिल्म क्लब एंड ऑल, कई सारी चीज़ें आ गई हैं आज के समय। जहाँ पे भी कोई क्लब है, जहाँ पे भी कोई नेटवर्क का कम्युनिकेशन का भंडार लगा हुआ है, वहाँ के आप सब्सक्रिप्शन ले लो, वहाँ को आप सब्सक्राइब कर लो, वो आपको अपने आप ऊंचाइयों पे पहुँचा देगा। आपको क्या लगता है ये जो और लोग होते हैं कैसे सफल होते हैं, ये नेटवर्क से ही सफल होता है, लाइक दे जस्ट टुक द हेल्प ऑफ दैट एनर्जी। अदरवाइज तो कोई इतना 4 हाथ तो किसी के भी नहीं है, तो वो आपको यहाँ बिल्डअप अगर आप कर लेते हो तो ग्रोथ मिल सकती है। किस प्लैनेट की वजह से हो सकता है, शनि, प्लैनेट राहु, इनकी दशा अंतर्दशा में हो सकता है। और डाउनफॉल अगर रहेगा तो केतु से थोड़ा बच के रहिएगा, केतु कुछ डाउनफॉल स्टार्ट में करा सकता है। अगर मैं कहूँ 12th हाउस एंड प्लैनेट राहु, तो 12th हाउस और राहु का संबंध बहुत इंपॉर्टेंट संबंध है, क्योंकि 12th हाउस जो है वो सूर्य का MKS है, सूर्य यहाँ पे वर्कआउट नहीं करते हैं। तो आपका राहु जहाँ बैठा हुआ है वो एक्चुअल में आपको विदेशों से, इंपोर्ट एक्सपोर्ट से, बाहरी दुनिया से कनेक्ट करेगा, और थिंकिंग को पूरी तरह से अनकन्वेंशनल, पूरी अप्रोच ही आपकी ऐसी होगी जो सामान्य लोग करते हैं वो तो मैं करूँगा नहीं। ये 12वें भाव का राहु बात करता है, बट ये तो 10वें भाव का राहु भी कर रहा है, जो सामान्य लोग कर रहे हैं वो मैं नहीं कर रहा हूँ। तो फिर अलग क्या है, अलग ये है कि यहाँ पर ये सूर्य का MKS है, मतलब आपके फादर फिगर वो कंफ्यूज रहेंगे जब भी आप ग्रोथ की बात करोगे। आपके बॉस, आपके सीनियर्स कंफ्यूज रहेंगे। कई बार लोग पूछते हैं मैं कॉर्पोरेट में हूँ, क्या मैं अपनी तरफ से टीम लीडर बन जाऊँ, या फिर मैं अपनी तरफ से कुछ पॉइंट डालूँ, अपनी तरफ से बात कहूँ।
आपकी बात ठीक होगी, आपका प्लान ठीक होगा, बट दिक्कत क्या है कि जैसे ही बात आएगी सूर्य की, सीनियर्स की, ऑफिसर्स की, बॉसेस की, वो आपकी बात के साथ कनेक्ट नहीं करेंगे। वो कहेंगे भाई यही इंसान है जो सबसे गलत बात कर रहा है। बस इस पॉइंट का आपको ध्यान रखना है। कोई इंसान सूर्य को जल चढ़ा के, सूर्य के उपाय करके, गायत्री मंत्र चैंट करके अगर सूर्य को बैलेंस करके बैठा हुआ है तो बात अलग है। अदरवाइज जनरल पर्सन के लिए तो ये पॉइंट वर्कआउट करेगा। 12th हाउस में शुक्र बहुत पावरफुल होता है। 12th हाउस में बैठा हुआ राहु सीधा फिल्म इंडस्ट्री में ले जा सकता है, कॉर्पोरेट की तरफ ले जा सकता है। सर्विस करने की पर्सन की इच्छा मैंने बहुत कम देखी है। जब 12वें भाव में राहु हो, उसकी इच्छा ना बिजनेस की होती है ना सर्विस की होती है। उसकी इच्छा तो कुछ छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स पे काम करना, उसको बंद करना, फिर कुछ नया करना, ये इच्छा उसके माइंड में बहुत बलवती होती है। तभी तो मैं कहता हूँ कि फादर जो है बिल्कुल कंफ्यूज स्थिति में रहेंगे कि यार इस इंसान का काम चलेगा या नहीं चलेगा। पॉसिबली यू आर मेकिंग गुड अमाउंट, गुड मनी, बट दे आर नॉट अप्रिशिएटिंग इट, दे आर नॉट कनेक्टिंग विद इट। सो दैट इज वॉट राहु डू इन द 12th हाउस। वीनस की दशा आपको ऊंचाई पे ले जा सकती है। बुध की दशा कुछ डाउनफॉल, या सूर्य की दशा अंतर्दशा कुछ डाउनफॉल यहाँ दिखा सकती है। तो थोड़ा सा बस इसका हमें ध्यान रखना चाहिए। बुध की दशा में तो पर्सन थोड़ा कंफ्यूज हो सकता है, जॉब करूँ, बिजनेस करूँ तो क्या करूँ, इन तरह को लेके कंफ्यूज हो सकता है। और सामान्य काम करना इज नॉट द अप्रोच ऑफ 12th हाउस राहु, बट विशेष काम के अंदर भी कैसा काम, आई जस्ट टोल्ड यू। अब हम क्या कर सकते हैं, हमें राहु का राजयोग देखना पड़ेगा कि राहु चार्ट के अंदर राजयोग लगा रहा है या नहीं लगा रहा है। रिमेंबर गाइज, राहु अगर राजयोग लगा दे तो लाइक दिस इज द परफेक्ट फैंटास्टिक थिंग जो कि हमें चार्ट के अंदर मिल सकती है। तो राहु का पहला राजयोग कैसा लगता है? राहु का पहला राजयोग क्या है कि राहु एक मायावी प्लैनेट है। राहु एक ऐसा प्लैनेट है जिसके पास आइडियाज तो बहुत हैं, लेकिन काम करने की इच्छा उस प्लैनेट की नहीं है। वो काम किसी और प्लैनेट से करवाता है। मायावी है तो वो क्या करता है, जिस राशि में बैठता है उस राशि के स्वामी को पकड़ लेता है और राशि के स्वामी से कहता है कि भाई तू मेरे को अब सब कुछ ला के देगा, यू विल गिव एवरीथिंग टू मी। दैट इज वॉट राहु से। राहु इज सिटिंग इन मेष राशि, मंगल को पकड़ लिया। अब अगर आपके D10 चार्ट में मंगल केंद्र में बैठा हुआ है या त्रिकोण में बैठा हुआ है तो आपके चार्ट में एक राजयोग लग गया है, क्योंकि मंगल राहु को लाके देगा जो राहु को चाहिए। और राहु को क्या चाहिए? सफलता। राहु ने आइडिया दे दिया, उस आइडिया को काम कौन करवाएगा, वर्क कौन करवाएगा? जो उस राशि का स्वामी है, डिस्पोजिटर। तो आपको ये देखना होगा कि राहु की जिस राशि में बैठा हुआ है, क्या उस राशि का स्वामी मेरे दशमांश चार्ट के अंदर, ये सब बात हम कर रहे हैं D10 चार्ट के लिए, क्या वो D10 चार्ट में मजबूत है या नहीं है? अगर वो मजबूत है तो राहु आपको काफी ग्रोथ प्रदान कर सकता है। तो पहली अप्रोच क्या है, दैट राहु इन द D10 चार्ट जिस राशि में बैठे हुए हैं उस राशि का स्वामी पावरफुल है या नहीं है। अगर वो उच्च का है तो आप अपने प्रोफेशन को लेकर सिक्योर रहो। सेकंड बात, राहु जिस राशि में बैठे हुए हैं उसका स्वामी केंद्र में बैठा हुआ हो या त्रिकोण में बैठा हुआ दशमांश कुंडली में, तो भी आप अपने प्रोफेशन को लेकर सिक्योर रहिए, आराम से व्यवस्था बैठ जाएगी। तीसरा राजयोग, राहु अगर प्लैनेट शनि के साथ कनेक्टेड हो इन द D10 चार्ट, आप कहेंगे श्रापित दोष है। भाई श्रापित दोष है, ठीक बात है, उसका प्रभाव भी आएगा, कोई कंस्पिरेसी हो गई, कोई आपके मतलब आरोप एंड ऑल लग गए, लेकिन राहु विद सैटर्न इज अ वेरी पावरफुल राजयोग फॉर द D10 चार्ट। वो बैठा हुआ है तो भी उससे भयभीत नहीं होना चाहिए। राहु विद जुपिटर इवन इज अ बहुत स्ट्रॉन्ग राजयोग है D10 चार्ट के लिए। राहु जिस राशि में बैठा हुआ है, जिस हाउस में बैठा हुआ है, हाउसेस की व्याख्या अभी हमने करी है, तो जिस हाउस में राहु बैठा हुआ है, जिस भी भाव में राहु है, उससे त्रिकोण के भावों में अगर गुरु बैठे हुए हों या शनि बैठे हुए हों तो भी पर्सन बहुत ऊंचाइयां अपने प्रोफेशन के अंदर प्राप्त कर सकता है। मतलब राहु से जो त्रिकोण के भाव बने हैं, जैसे राहु किसी का पहले भाव में बैठा हुआ है तो उसको पहले भाव के साथ साथ 5वें भाव और 9वें भाव में भी देखना चाहिए, उनकी रीडिंग्स को भी समझना चाहिए। राहु किसी का दूसरे भाव में बैठा हुआ है, 6ठे भाव 10वें भाव की रीडिंग को भी देखो, तीसरे भाव में बैठा हुआ है 7वें और 11वें भाव की रीडिंग को भी देखो, और चौथे भाव में बैठा हुआ है तो 8वें और 12वें भाव की रीडिंग को भी देखो, तब जाके एक हॉलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग अपने प्लैनेट के बारे में आप बना पाएंगे। सो दिस इज फॉर दिस सेशन। कुछ राजयोगास हमने कवर करे हैं, अपने चार्ट में देखिए क्या ये लग रहे हैं या नहीं, और अगर लग रहे हैं तो बी इन टच, कनेक्ट। सेकंड सेशन ऑफ दिस सेशन सीरीज तब होगा जब आप इसको बहुत लाइक करेंगे, पसंद करेंगे और हमें बताएंगे कि यार हाँ हमें वो सेकंड सेशन चाहिए जिसमें विल कवर द नेम्स एंड ऑल फॉर द प्रोफेशन। और मैरिज के ऊपर अब हम उसे करेंगे। मजबूत स्थिति में आता है। इसके बाद आप देखेंगे और कोई चार्ट मान लीजिए इंदिरा गांधी जी के चार्ट को हम देखें जिसके बारे में मैं कह रहा था, तो उनके D10 चार्ट में राहु इज इन केंद्र 4th हाउस एंड मेकिंग अ परफेक्ट ट्राइन विद वीनस एंड बुध। वाटर एलिमेंट का ट्राइन जो है कंप्लीट हो गया। जब भी राहु का कोई ट्राइन कंप्लीट होगा तो इसकी बात है कि राहु इस पूरे चार्ट के अंदर इतनी मजबूत स्थिति में है कि वो अपनी डिजायर्स को, अपनी इच्छाओं को कंप्लीट कर सकता है, पूर्ण कर सकता है। अभी हमने एक प्लैनेटरी अलाइनमेंट से देख लिया। अगर मान लीजिए कोई चार्ट है एकदम से ब्लाइंड चार्ट आपके पास आ गया है, आपको ये पता करना है कि नॉर्मल इंसान का है या किसी बहुत पावरफुल इंसान का है, आप सीधा उसके अंदर राहु की पोजीशन को D10 चार्ट देख सकते हैं। मान लीजिए हमें पता भी ना हो, हम राजेश खन्ना जी के चार्ट को देखें, आई वांट सीन कि भाई क्या होगा। यहां पर अगर आप देखोगे D10 चार्ट में मैं आपके साथ